ना उम्र, ना पट्टेबाजी, ना नेता पुत्र और ना खेमेबाजी। टिकट फॉर्मूले में वो ही फिट जो देगा कांग्रेस को डिफीट। मध्य प्रदेश चुनाव का बिगुल फूके जाने से पहले बीजेपी ने 39 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी और ये भी बता दिया कि उम्मीदवार तो वो ही होगा जो 2023 में जिताने का मादा रखता हो, फिर चाहे वो नेता पुत्र हो, बागी हो या फिर 75 प्लस ही क्यों ना। चंदेरी सीट से 75 साल के जगन्नाथ रघुवंशी को टिकट मिला तो सबलगढ़, महाराजपुर और पाटन से पूर्व विधायक के बेटे या बहू को प्रत्याशी बनाया गया। महेश्वर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके राजकुमार मेव का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। उम्मीदवार चयन को लेकर चल रहे सारे कयास तब धरे के धरे रह गए जब लिस्ट में 14 नाम ऐसे थे जो पिछला चुनाव हार चुके हैं। इससे साफ है कि बीजेपी में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है और वो है जिताऊ कैंडिडेट का फॉर्मूला। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में है। युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही है। कांग्रेस कह रही थी कि 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार के घोषित कर दिए। हमारे सेनापति अब मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अच्छे कार्यकर्ताओं को, जो चुनाव जीतने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी है। 39 टिकट अभी कार्यकर्ताओं को मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास बनाने का काम करेगी। ये मैं कॉन्फिडेंट होकर के आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि हम चुनाव तारीखों के ऐलान से भी पहले लिस्ट जारी कर बीजेपी मैसेज देना चाहती है कि वो तैयारी और रणनीति दोनों में आगे चल रही है। इसे रणनीतिक तौर पर जीत माना जा रहा है तो इससे उम्मीदवारों को जमीन मजबूत करने के लिए भी पूरा मौका मिलेगा। जाहिर है लगभग 3 महीने पहले लिस्ट आना चौंकाने वाला था तो विपक्ष पर भी प्रेशर जरूर बना होगा। हालांकि कांग्रेस अपनी लिस्ट के लिए इंतजार करने की बात कह रही है। कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों पर तंज कसने का मौका भी नहीं चूक रही। बीजेपी इस वक्त पैनिक में है। ये उनका पैनिक रिएक्शन है। ठीक है, हर पार्टी को अधिकार है अपने तरीके से वो अपने कैंडिडेट्स चूज करे और उसका घोषणा करे। कांग्रेस अपने स्पीड से चल रही है। कांग्रेस में मंथन चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस में भी इस प्रकार की बड़ी सोची समझी हुई लिस्टें जल्दी आएंगी। चुनावी साल में कांग्रेस कहती रही और बीजेपी ने लिस्ट जारी कर बता दिया कि उम्मीदवारों को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त के आखिर तक कांग्रेस भी अपना पहला दाव खेल ही लेगी। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या पहली लिस्ट से बीजेपी ने फॉर्मूले का संकेत दे दिया है? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी फौरी तौर पर कांग्रेस पर हावी होना चाहती है? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी को मतभेद और नाराजगी दूर करने का मौका भी मिलेगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है एडवांस में बीजेपी, इंतजार में कांग्रेसी। पहले तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जल्दी सूची जारी करने का मतलब क्या है। जल्दी सूची जारी करने का मैसेज ये है, कोई भी पार्टी हो, मैसेज ये है कि हमारे यहाँ कोई पंगा नहीं है बॉस, सब बढ़िया है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि सबसे माथापच्ची का जो काम है साहब, वो माथापच्ची का काम बिल्कुल वही है कि ये अच्छे हैं, ये इंतज़ार करेंगे और इनको अगले चुनाव में देखेंगे। सबसे ज़्यादा 5 साला चुनाव में अगर नेताओं का पूरा पसीना बहता है और उन्हें एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है तो वो काम है टिकट चयन। भारतीय जनता पार्टी में इस बार तरह तरह की बातें थी कि बॉस 2018 से भी कुछ अधिक मामला गुटबाजी का कथित रूप से प्रतीत होता है। अरे भैया, जितने नेता उतने गुट। और बीजेपी ने अपनी पहली सूची जब पटक दी तो विश्लेषणकर्ता भी हक्के बक्के थे। दीनदयाल उपाध्याय जी कार्यालय जो है, प्रदेश कार्यालय, वहाँ बड़े बड़े बड़का नेता लोग भी हतप्रभ था। तो इसका मैसेज साफ है कि भैया
हमने एक केंद्रीकृत कमान बना ली है। केंद्रीकृत कमान यानी अमित शाह जी से प्रारंभ होता है, विचार विमर्श की सघन प्रक्रिया है, सबसे बात करते हैं, लेकिन तय अब हम ऐसे करेंगे कि स्मूथ जाएगा मामला बिल्कुल। तो जाहिर है इसका फ़ायदा भी है और चुनौती भी है। जल्दी टिकट देने की जैसी हम बात कर रहे थे जब एक दिन पहले सूची आई, कांग्रेस हक्की बक्की ज़रूर है और यही बीजेपी की रणनीति की सफलता भी है, लेकिन कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है जैसा विवेक तनखा कह रहे थे, और वो सही समय आने पर, और माना यही जा रहा है कि अगस्त के लास्ट में उसकी भी पहली लिस्ट आ जाएगी। और अब बीजेपी ने उसकी मुश्किल भी आसान कर दी है 39 सीटों को लेकर कम से कम। हालांकि ये कांग्रेस की प्लस सीटें हैं, लेकिन फिर भी उसको एक ऑप्शन तो मिल ही गया है कि इन 39 सीट्स पे, इसलिए ऑप्शन भी है और उलझन भी है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। प्रताप भानु शर्मा जी हैं, पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठतम नेता हैं, विंध्य के प्रभारी हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं और इसीलिए बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत प्रसन्न चित्र मुद्रा में मिलते हैं हमेशा। प्रणाम करता हूं। और मुझे एंकर से ज़्यादा वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पे देखते हैं कि कभी राजकुमार की आवाज़ तो कभी किसी की आवाज़। जी जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं हमारे साथ, पूर्व अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम के। जी जी, अरे सुनता हूँ, अभी आपको सुनता हूँ। और चुनाव प्रबंधन से जुड़ी बीजेपी की जो प्रणाली है उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। उनका बहुत स्वागत है। मनोज सैनी जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। मनोज, सबसे पहले आपसे, बीजेपी ने मैसेज साफ दिया है कि हमारे यहाँ एक केंद्रीकृत प्रणाली है इस बार, और अब टिकट अटकेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं, चौंकेंगे भी आप। जैसा आम आदमी पार्टी में चले गए बीजेपी के एक नेता कर्राह जी जो हैं, वो उनकी कराह ऊपर तक पहुंचती है और कहा जाता है कि कहाँ चले, अरे हमारे यहाँ बहुत जगह है पगले, लौटा, वापस चला, इसी दुनिया में मिलेगा जो तू चाहता है। क्या कहेंगे? लटकेंगे के साथ एक और शब्द जोड़ देना चाहिए शरद जी, भटकेंगे भी नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लोग भटकते थे टिकट के लिए कि चुनाव के ठीक पहले या अपनी उम्मीदें लेकर आते थे, तो कल की सूची के बाद अब ये भी तय हो गया कि आपको भटकने की जरूरत नहीं है। सर्वे भी चल रहा है, केंद्रीय नेतृत्व की पूरी नज़र है, आप अपनी अपनी बातें कहते रहिए, लेकिन हम सबको देख रहे हैं कौन विनिंग कैंडिडेट है। मुद्दा एक ही है कि जीतने वाले लोगों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है दांव लगाने का। आप पिछली बार देखिए 107 सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी को मिली, और यदि ये 39 सीट जो हारी हुई थी इनमें से 2, 5, 7 भी मिल जाती तो बीजेपी बहुमत के नज़दीक पहुंच जाती। अब 39 सीटों में से जो बीजेपी का गणित है वो यही है कि हम 2-2.5 महीने पहले काम कर पाएंगे। जहां भी जो परिस्थितियां ऐसी बनती है, कहीं लगता है सैबोटेज है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो उन पर भी हम काम करके लोगों को मनाने का प्रयास कर लेंगे। और इनमें से 15-20 सीटें भी जीत गए तो फिर वो आंकड़ा यदि 107 में 10-15 का जुड़ जाता है तो बहुमत के नज़दीक पहुंच जाए। ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। और सितंबर में अगली सूची भी आएगी जो 103 विधानसभा आकांक्षी मानी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कांग्रेस भी इस पर काम कर रही है। आने वाले मुझे लगता है कि 1 आध हफ्ते के भीतर ही 64 सीटों पर अब कांग्रेस भी अपनी सीटें घोषित करने वाली है, क्योंकि एक रास्ता तो मिल गया। पर चुनौती बड़ी इस बात को है कांग्रेस को लेकर, जैसे आप इंदौर चले जाइए, यदि वहां से जीतू पटवारी को टिकट देते तो मधु वर्मा और जीतू पटवारी की पिछली बार बहुत अच्छी टक्कर थी, ऐसा कहा जाता है, और जीत हार का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था। तो क्या जीतू पटवारी पर अब दाव लगाएगी कांग्रेस, या सचिन को कसरावत से चुनाव मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, वहाँ से यदि कुछ ऊंच नीच होती है तो क्या उस पर तो कहीं विचार करने की जरूरत कांग्रेस के लिए बीजेपी ने नहीं छोड़ी है। ये कांग्रेस के सामने चुनौती है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक एक कैंडिडेट का चयन, जैसे एंदल सिंह कंसाना, धुमनारायण सिंह, ये सब वो उदाहरण है, आलोक शर्मा, ये सब वो उदाहरण है कि बीजेपी बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रही है 2023 को लेकर। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बीजेपी ये जो फैसले कर रही है, इस फैसले के साथ वो ये भी बता रही है कि वो निर्विवाद तौर पर टिकट चयन की प्रणाली का डेवलपमेंट कर रही है, और शायद मुझे लगता है कि इस बार उसकी अंतिम सूची तक हम लोगों को इसी तरह चौंका सकती है। और ना उम्र का बंधन है, ना प्यार की सीमा हाँ, विनेबिलिटी जो है वो एक बड़ा फैक्टर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसने जोखिम उठाकर ये भी बताया, क्योंकि सत्ताधारी दल को हमेशा नंबर विपक्ष की तुलना में, भले ही वो लोकप्रियता की लहर पे सवार हो, लेकिन उसको नंबर कम मिलते हैं, क्योंकि थोड़ी एक मीडिया की भी सहज सहानुभूति प्रतिपक्षी दल के साथ होती है, और लोग भी ये मानते हैं कि साहब जोर लगा रहे हैं। और जब आप 17-18 वर्षों से 2 दशकों से किसी राज्य में हों
तब तो, लेकिन उसके बीच में बीजेपी ने ये जो काम किया ये बड़ा मजबूत काम है। प्रताप भानु जी, एक छोटी टिप्पणी है आपकी। आप टिकट पहले जारी करने के लिए आप सुविख्यात रहे हैं, इस बार बीजेपी ने बाजी मार ली, कोई बात नहीं, आप अपनी टाइम टेबल से ही चलेंगे और नतीजे टाइम टेबल के हिसाब से चलने से ही आते हैं। आप किस तरह देखते हैं इस फैसले को बीजेपी के, और आपको भी कुछ सहूलियतें तो इससे होंगी, चुनौतियां हैं तो सहूलियतें भी हैं जी। विवेक तनखा जी ने साफ किया, ये पैनिक में निकाली हुई सूची। और जी। यदि आप गौर करें और सैनी जी भी देखें इसमें कि इन्होंने बड़े रणनीति के अनुसार हारी हुई सीटों पर सबसे पहले दाव लगाया, सूची प्रकाशित करी, उसी में ही असंतोष है। यदि जीते हुई सीटों पर ये पहली सूची प्रकाशित कर देते या भ्रष्ट लोगों के टिकट काट देते तब क्या हालत होती है, उससे डरे हुए हैं। तो ये सूची प्रकाशित करके इन्होंने एक जायजा लेने की कोशिश की है कि यदि हारे हुए लोगों को में से आधे टिकट काट देंगे, हम 25 नए चेहरे दे देंगे। एक फार्मूला भी लोगों के सामने ये रखने का प्रयास किया है, ऐसा मैं सोचता हूँ। ऐसा इस सूची से चीजें प्रत्यक्ष होती है। और तीसरी बात शरद द्विवेदी जी, ये निकलती है कि प्रदेश के नेतृत्व का कोई दखल नहीं है। जब पूरा प्रदेश का राजनीतिक माहौल और पूरा राजनीतिक फैसले केंद्रीय नेतृत्व ने ले लिए हैं, तो ये इस सूची से ये भी झलक गया है, ये मैसेज भी गया है कि अब प्रदेश को अपने नेतृत्व या अपने अपने पट्टों को चुनने की या अपने हिसाब से प्रत्याशी चुनने की कोई छूट नहीं रहेगी। जो भी केंद्रीय नेतृत्व करेगा वो अपने सर्वे या अपने अर्जन के आधार पर करेगा। हमारा प्रक्रिया अलग है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, 20 तारीख को हमारी चयन प्रक्रिया शुरू हो रही है। प्रदेश सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही है, जिले से प्रस्ताव आ गए हैं। अब इनमें विचार मंथन होगा, जैसा विवेक तनखा जी ने कहा है, और इसके बाद कदम आगे बढ़ेंगे। और हम लोगों ने भी 66 इन कठिन सीटों पर होमवर्क करके रखा है। पीसी जो निर्णय करेगी उस पर हम आगे बढ़ेंगे। आप भी पहले आसान सीटों पे डिक्लेयर कर दीजिए। जी ऐसा है जी तू डाल तो हम पास बढ़िया बढ़िया। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। नहीं बढ़िया है सर, ये पाती पात और हम डाली डाल जी जी तो इसमें कोई बुराई नहीं। जी Anyway, जी आज भानु जी का आशीर्वाद हमको मिला है, मैं उनकी सारी बातें स्वीकार कर ले रहा हूँ। कौन सी? क्या बात। हाँ बिल्कुल सर। देखिए सर, जब भी बाजी होती है आप भी जानते, पहले दुक्की तिक्की पहले इक्का तो नहीं निकाला जाता सर। ये बात भी सच है, पहले ट्रम्प कार्ड तो नहीं खेले जाते जी। तो जो हमारी विनिंग सीट्स हैं हम उनको पहले क्यों करें? तो स्वाभाविक है कि हम पहले खेल को समझेंगे। और पिछली बार हम लोग सर इमोशनल थे। 2018 में हमको ऐसा लगता था हम लंबे समय से सरकार है, हमने काम किए हैं, बिजली सड़क पानी का विषय खत्म कर दिया है, राम मंदिर भी बन गया, सब हो गया, तो हमको लगता था। लेकिन फिर कई जगह हम लोग जो चुनावी रणनीति राजनीति होती है, रैशनल जिसको बोलते हैं, उसमें हम थोड़ी सी मात खा गए थे। तो इस बार हमने इसको वहीं से पकड़ा है। तो बिल्कुल सच है, मतलब मैं आपके दर्शकों के सामने 100% स्वीकार करता हूं भानु जी की सभी बातों को, कि पहली बात इसमें किसी भी नेता की नहीं चली है, ना हमारे यहाँ चलती है। तो इसमें विनेबिलिटी एक महत्वपूर्ण अंडरलाइनिंग फैक्टर रहा है, एक जी। दो, ये बात पूर्णतः सत्य है कि ये 39 सीट्स पर हम हार गए थे। तो स्वाभाविक है कि हमने हारी हुई सीटों पर इन प्रत्याशियों को देकर हमने 3 महीने का लगभग 90 दिन से ऊपर का समय दिया है इसमें वो सारी चीज़ें सेटल करते हुए, और इनमें से अधिकांश प्रत्याशी रहे हैं शरद जी, तो वो अपने अपने क्षेत्र के बूथ को, सामाजिक समीकरण को और कांग्रेस के दांव पेचों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अब उनके पास ठहर कर मजबूती से अनुभव के साथ चलने का एक वक्त है, अवसर है, जिसमें वो सभी फैक्टर्स को, कई बार 20-25 दिन आखिर में कई फैक्टर्स ऐसी है, कठिन सीटें हैं कि नहीं हो पाता है, तो इनके पास कोप अप करने का समय है। तो समय कम का फैक्टर खत्म कर दिया गया है, प्रत्याशी चयन असमंजस खत्म कर दिया गया है, और ये 39 हमने मान लिए कि कांग्रेस के सिटिंग एमएलएज हैं तो मजबूत हैं, कोई इसमें दिक्कत थोड़ा ना है मानने में। तो हमने सींग से सींग पकड़कर लड़ने का निर्णय लिया है और हमने ये 39 की लिस्ट उतारी है। और बिल्कुल भानु जी सही बात है, विनेबिलिटी पे ही रखा है, कोई इसमें किसी का कोई आदमी नहीं है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के बेस्ट प्लेयर्स हैं जो छांटे गए हैं
और इनको हम लाए हैं। और जैसा मनोज जी ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मनोज जी ने कही है। देखिए 18 में हमारा मार्जिन जो था वो इन 39 में ही पूरा हो रहा है। मैं काफ़ी सीनियर लोगों के, आलोचकों के, हमारे जो कांग्रेस लीनियंसी के, शायद आपने भी देखा होगा ट्विटर पर, हम उनको फॉलो कर रहे थे, तो उनका ये कहना है कि इस सूची में से कम 15 लोग तो जीत कर आ रहे हैं। तो कांग्रेस ने सूची जारी होने पर ही ये स्वीकार कर लिया है। तो ये हमारे लिए सर पहली विनेबिलिटी है ना परसेप्शन की सर, कि जहां हम 39 जीरो थे शरद जी, वहां यदि हम 15 प्लस लेकर आते हैं तो सर हमारा यही तो मार्जिन था ना सर जो दिक्कत दे गया था हमको। जी। तो हमारे लिए हमारा जो पहला स्टेप है उसने ये बात सच है कि कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। They were not expecting like this। चलिए मैं लौट रहा हूं शरद जी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये निरपेक्ष और केवल विनेबिलिटी सापेक्ष निर्णय है, इसीलिए सबको स्वीकार रहेगा। इसको धीरे धीरे सब लोग समझेंगे। मनोज जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी के एक कथन पर मैंने गौर किया, वो था कि हमने भावुकता में निर्णय लिया था। ये एक बड़ा अहम उनका डिसीजन है, यानी बीजेपी ने इस बार भावभूमि उसकी बहुत व्यवहारिक रही है और इसीलिए केंद्र की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। इस पर आपकी टिप्पणी? बिल्कुल, बल्कि इसमें साम दाम दंड भेद वालों को भी टिकट दिया गया सर जी। मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि प्रकाश उइके पांडुना से मैदान में होंगे, वो सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए। आप सोचिए कि एक कैंडिडेट, जब किसी का ये तय हो जाता है कि वो कैंडिडेट चुनाव मैदान में होगा तो वो अपनी पूर्ति कैसे करेगा। रोज आकर लोग उसके घर के सामने खड़े होने लगते, ये हमने चुनाव में देखा है, और वो उम्मीदें करते। तो उम्मीद पूरी करने वाला एक व्यक्ति चाहिए, उसमें खर्च भी लगेगा, हिसाब किताब होगा नहीं 2-2.5 महीने का। आप देखिए बहुत अलग रणनीति है। इसी तरह यदि हम पथरिया को देखते तो लखन पटेल को पुनः चुनाव मैदान में उतारा है। ये सब वो उदाहरण है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। या अंचल सोनकर की बात कर लें, मधु वर्मा की बात कर लें, ये वो दिखाई दे रहा है जिसमें वो सक्षम है, यानी चुनाव लड़ने की ताकत रखते हैं। चाहे वो सतीश मालवी है। साम दाम दंडभेद की बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि उसमें पैसा भी लगेगा, अर्थ भी लगेगा और समय भी लगेगा। तो आपके पास वो है क्या? 2 महीने तक झेलने की क्षमता है आपको कार्यकर्ताओं की? आपको खर्च करना पड़ेगा। और इस खर्च का ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक दिन बाद ही 2-3 राज्यों के 250 के करीब विधायक इकट्ठे हो रहे हैं। जी 230, यानी आपने 90 दिन का समय जो हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं, बिल्कुल, और बाहर से टीपीए की तरह, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर की तरह आपने यहाँ नेता बिठा दिए। यानी पर्याप्त समय इन 39 सीटों पर है, जैसा 66 की तैयारी कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और ये आज कुछ लोग आज पहुंच गए, कुछ कल पहुंच जाएंगे, जिनकी एक बड़ी बैठक से प्रकाश जी लेने वाले, उसमें यही सब टिप्स देने वाले। महत्वपूर्ण बात यह कि वो स्थानीय लीडर से संपर्क में नहीं रहेंगे, बल्कि वो संपर्क साधेंगे वहां की जनता, वहां के कार्यकर्ताओं के बीच में। ये महत्वपूर्ण। और वो जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले हैं, उसमें जिन सीटों पर टिकट दिया गया है उसका जिक्र भी होगा। और मुझे लगता है इसीलिए कांग्रेस को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आखिर अब क्या वो अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करें। डॉक्टर वाजपेयी कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, मैं बस इसमें यही ऐड करना था जो मनोज जी कह रहे हैं। मैं आपको आज बहुत खुल के बता देता हूँ शरद जी, ये 230 विधायक हैं सर। जी हाँ। तो स्वयं विधायक हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बोलूंगा सर मैं, ये सहयोग के लिए सीधे जा रहे हैं। तो आप मानकर चलिए कि जो 39 ये एक्सपीरियंस्ड हैं, लड़ चुके हैं, इनको एक सिटिंग एमएलए जो बाहर का है जाके सिचुएशन समझ के मदद करेगा और इनके लिए मदद मुहैया कराएगा जो भी चाहिए। तो आप हमारा दावा कमजोर मत समझिए। जो भी चाहिए मैं बिल्कुल मान रहा हूं जो भी चाहिए, क्योंकि ये 39 पर जो लोग बैठे हैं ना, वो बड़े मायावी हैं। आप जीतू पटवारी जी को सर क्या कमजोर समझ रहे हो क्या? लेकिन साहब उनको टक्कर इस बार जब मधु वर्मा जी देंगे ना, तो वो फासला हम मिटा देंगे। जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपने इनपुट्स दिए हैं। और जो विश्लेषण करता चुनाव के हों, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग तो बस, आप माफ कीजिएगा, थोड़े कम अक्ल माने जाते हैं। मुझे कल इन 230 का प्रशिक्षण है शरद जी, लेकिन इसका बहुत ध्यान से सुनिए ये चीजें, क्योंकि इससे आपको विश्लेषण करने में, चाय की दुकानों पे भी विश्लेषण करना, और हमारी गंभीरता सर सुनिए, 20 तारीख को अमित शाह जी स्वयं करने वाले 20 साल का हमारा बात रखेंगे, स्वयं रखेंगे सर। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। कम एंड पुट द रिपोर्ट कार्ड। तो हम गंभीर हैं जनता के लिए भी। प्रताप भानु जी, आपके जवाब की बात है, आप इधर उधर हो रहे हैं तो मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। नहीं, मैं इधर उधर नहीं, बिल्कुल आपके सामने वो थोड़ा बेटा आ गया था तो थोड़ा कुछ दे दिया, उस मांग रहा था। जी पुत्र मोह तो बहुत जरूरी होता है। ऐसा है जी, इन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया कि इनकी नहीं चल रही, और देश वाजपेयी जी से ये भी मालूम पड़ गया कि इनके संगठन में यहाँ विश्वास नहीं रहा केंद्रीय नेतृत्व को। उसी वजह से 230 अलग अलग प्रांतों से लोग हर विधानसभा में बैठे रहे हैं।
उनका आज संगठन प्रताप भानु जी, आज यही फैल हो सवाल गया। मैंने बीजेपी के एक बड़े नेता से किया तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। जो जिस रूप में भी आप या दर्शक नहीं, देखें सुन ले, इसको, मैं भी मैं भी उन्होंने जवाब दे कहा दूंगा, मेरा वर्षन भी। कि किसी परिवार में जब बहुत सारे योग्य वर वधु हो जाते हैं तो चयन की जिम्मेदारी किसी बड़े पे छोड़ दी जाती है कि आप जो तय करोगे वही होगा। तो बोले हमारे यहाँ ऐसा होता है। खैर आप बताइए, आप क्या कहते हैं जी? इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश के परिवार के जो बड़े थे उनका कद घटा दिया, नहीं, आप बिल्कुल बाहर स्वतंत्र हैं बाहरी सर। लोगों को लाकर थोप दिया। यही तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। जी। तो कि कमलनाथ जी सरकार खुद बाहरी फेल है हो गई, सर, कानपुर के हैं। संगठन हो गया। अरे सुन लो, अब हम नहीं बोले आपके बीच में, बिल्कुल नहीं बोलोगे। संगठन फेल हो गया, सरकार फेल हो गई, भ्रष्टाचार में गले गले तक डूब जी। गई। अब ये क्या करेंगे बाहर के लोग, जिनको ये नहीं मालूम कि विदिशा का शमशाबाद कहाँ है। विदिशा इनके लिए एक कोऑर्डिनेटर लग रहा है जो उनको साथ जाके रास्ता बताएगा, रूट कमलनाथ जी बताएगा, कितनी बार लोगों आए से शमशाबाद? मिलवाएगा। उन्हें ये नहीं मालूम हो कि भाजपा का अध्यक्ष कौन है, मंडल अध्यक्ष कौन है। ऐसे लोग जाके क्या सर्वे करेंगे, क्या अपना निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, इन पे पैसा है, इन पे सत्ता है, दुरुपयोग कर सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी वो है जिसे अपने कार्यकर्ता पर विश्वास है, जिसे अपने नेता पर विश्वास है, जिसे अपने संगठन पर विश्वास है। और हम अपने कार्यकर्ता और संगठन के दम पर चुनाव लड़ेंगे। और एक बात और सुन लीजिए शरद जी, जो इन्होंने कमजोर कड़ी है वो तो पता ही नहीं। इन्होंने 39 जो 39 सीटें हैं उसी की बात करी है। जो सिटिंग वाले विधायक है उसमें कितने कट जाएंगे, इस पे भी तो देखो। तो वो 39 तो आप आपके हैं बताएंगे पहले, तब वो बताएंगे। जीतने वाले जो 107 में से सर, आप 50 39 में से कितने हट दे रहे हैं जाएंगे, हमको? कट जाएंगे, उसकी भी तो चर्चा कर लो। इनकी नाराज हो गए। इंटरनल रिपोर्ट क्या है? इतने देखिए, चिंतित हैं, इतने परेशान है भाजपा की हार से। जी। नींद भानु नहीं आ जी, रही है जी, नरेंद्र जी। मोदी को, नींद नहीं आ रही है अमित शाह को। जी, बार बार जी। भाग भाग के मध्य प्रदेश में आ रहे जी, हैं। मध्य प्रदेश का भाजपा का नेतृत्व, मध्य भानु प्रदेश जी। का मुख्यमंत्री गले का भानु जी। हड्डी बन गए हैं, भानु उनकी जी। गले का हार बन गया है। अरे सर सुन लो सुनिए तो आप, सही। ये सब जो आपके भानु में जी। ये भाजपा का हारता भानु हुआ जी। चेहरा है। आपने भानु पहले जी से ही महाराज, हार मान ली। सुन तो लो, हारी हुई आपने सवाल मानसिकता किए से तो। लड़ रहे हो। करोगे क्या? अरे सुन तो बाहर के लीजिए। लोग आके क्या करेंगे? भानु जी जिन्हें नाराज विदिशा मत नहीं होइए, मालूम, सुन तो जिन्हें लीजिए। रीवा नहीं मालूम, आवाज नहीं जिन्हें पहुंच रही सिरमौर उन नहीं तक। मालूम, आवाज नहीं, ऐसा जिन्हें कभी मनगवा करते नहीं है मालूम, प्रताप भानु जी। जिन्हें मऊ नहीं, का आवाज आवाज मालूम, नहीं पहुंच रही उन जाके तक। क्या नहीं, करेंगे? आज की सूची के उनको बाद ये आप- हाल है। उनको आप दे रहे हो भानु जी, आपके ये बात सच है। कोऑर्डिनेटर दे रहे हो। चलिए ये भी मैं स्वीकार करता हूं आज आपके इस आरोप को कि आप हमारे तो वरिष्ठ कहने के नेताओं लिए को तब ये तक नींद excuse नहीं of आएगी power जब है। तक हम यहाँ सरकारें नहीं बना लेंगे। जी। और ये आपके आपकी वरिष्ठ सरकार नेता, पहले की नहीं थी। आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया तो मैं और कह अब सकता हूं आप कि राहुल जी, प्रियंका जी को बहुत आराम से नींद आ रही है, क्योंकि उनकी सरकार तो बननी ही नहीं है। तो जब सरकार बननी ही नहीं है तो वो सो सकते हैं आराम से। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि हमारे नेता अनथक परिश्रम कर रहे हैं जी। और यही कारण है कि आज भूपेंद्र यादव जी यहाँ बैठे हैं। हमारी अभी भी बैठक चल रही है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बीडी शर्मा जी हैं, हितानंद जी हैं, ये लोग सब बैठे हुए हैं। और इसके पश्चात मैं आपको एक सूचना और दे देता हूँ कि कल ये सब जब कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इकट्ठा होंगे तो आपको कुछ और रोचक बातें पता लगेंगी, क्योंकि नेचुरली हम लोग सामूहिक चर्चा करेंगे और वहां पर उनका प्रशिक्षण पूरा चुनाव ओरिएंटेड होगा शरद जी। तो कुछ बातें और प्रदर्श के रूप में सामने आएंगी। और फिर तीसरा दिन 20 तारीख का स्वयं अमित शाह जी यहाँ है ही, जब पूरी कार्य समिति हमारी ग्वालियर में है। ये एक्सटेंडेड कार्य समिति है शरद जी, जिसमें सभी नेता रहेंगे। और उस समय यहाँ पर आपके बीच अमित शाह जी पहले यहाँ आएंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे आपके लिए और मध्य प्रदेश की जनता के लिए, तत्पश्चात वहां के लिए रवाना होंगे। तो बिल्कुल अनथक परिश्रम कर रहे हैं, हमारे पास सोने का समय नहीं है शरद जी। चलिए, बहुत बहुत तो भानु जी धन्यवाद। ठीक बोल रहे हैं। आज कंपटीशन लगातार बोलने का है। राहुल गांधी जी बहुत प्रसन्न है, ऐसा अभी अभी विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। प्रताप भानु जी की अकथ निरंतर अबाध शैली को देखकर वो अत्यंत प्रसन्न है और उनको शिरोमणि कहा गया है बहस का, कि वो निरंतर इसी रूप में, इसी स्वरूप में बोलते रहें, जिससे दर्शकों को कुछ असुविधा होगी लेकिन बाकी और कोई बड़ा पंगा नहीं है इसमें। तो दर्शकों को लिए हुई असुविधा आप मेरे सर माथे ले आइए कि मैं नाकाबिल नहीं रोक पाया। प्रयास तो किया मैंने, लेकिन ठीक है साहब, आगे फिर प्रयास करूंगा। बहुत धन्यवाद आप तीनों का। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कौन कितना तैयार। नमस्कार।